स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने वायु प्रदूषण और ठोस पदार्थ प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रदूषण होते हैं, उसमें प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है और रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रदूषण संबंधी समस्याओं हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर। तो पहला है इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ यूपी में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, यूनेस्को न्यू दिल्ली, कैपार्ट न्यू दिल्ली, यूनिसेफ न्यू दिल्ली, द वर्ल्ड बैंक न्यू दिल्ली में है, द फोर्ड फाउंडेशन न्यू दिल्ली में है, CPCB न्यू दिल्ली में, टेराई न्यू दिल्ली में, पीपल फॉर एनिमल न्यू दिल्ली, सलीम अली स्कूल ऑफ इकोलॉजी पांडिचेरी में है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। इंडियन एकेडमी और साइंस बेंगलोर, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली में। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन कोलकाता, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये काकीनाडा में है। CSIR न्यू दिल्ली में। निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानिंग अहमदाबाद में है। इसके अतिरिक्त अन्य संस्थान भी हैं जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली CSIR के अधीन खोले गए हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी, नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल NCEPC भी गठित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP, ये देखिए इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, WWO, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थ डे रिसोर्स सन फ्रांसिस्को में है। अर्थ वॉच वाटर टाउन USA में है। इकोनेट सन फ्रांसिस्को, ग्लोबल एक्शन प्लान वुडस्टॉक NX 12498, पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च ग्रुप्स, ये कुछ वो हैं जो वातावरण को क्लीन करने वाली संस्थाएं हैं। इनकी पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए बनाई गई संस्थाएं हैं। ठीक है, इनसे कुछ ज़्यादा कहाँ हैं इन्हें पढ़ लें आप। फिर करते हैं बात प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आता है। भारत सरकार ने प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए जो कदम उठाए हैं उनमें प्रदूषण से संबंधित अधिनियम महत्वपूर्ण है। इतने विस्तृत अधिनियम बहुत कम देशों में है। हालांकि 1974 से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कोई अधिनियम नहीं था। अप्रत्यक्ष रूप से फैक्ट्री एक्ट 1948, बॉयलर एक्ट 1923, रिवर वाटर्स एक्ट 1956, इंडियन फिशरीज एक्ट 1887, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 इत्यादि में अन्य प्रावधानों के साथ प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रोविज़न भी किए गए थे। इन संक्षिप्त प्रावधानों से उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए वर्ष 1962 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू एवं औद्योगिक बहिर्स्रावों से प्रदूषण समस्या के लिए एक सीमित समिति का गठन किया। इस समिति का विचार था कि केंद्र व राज्य स्तर पर इससे संबंधित अलग कानून बने। तो देखिए, इस अनुशंसा के बाद 23/3/1974 को राष्ट्रपति से स्वीकृति होने पर जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 लागू हुआ। तो ये कुछ अधिनियम हैं, इनको आप पढ़ लें। ठीक है, कीटनाशकों के प्रयोग की तालिका। इंसेक्टिसाइड कीटनाशक का प्रकार है और ट्रेड नेम है। इंसेक्टिसाइड जैसे DDJ, BHC, एल्ड्रोनिन, एंडीन, हेप्टाक्लोर, पैराथियोन, मेलाथियोन। हर्बिसाइड्स यानी कि जो घास फूस को ख़त्म करती है तो है 2,4-D, 2,4,5-T, मोनिरोन, एट्राजीन। और फंगिसाइड्स मतलब जो कवक को मारती है, फफूंदी को मारती है, वो है डाइथिको कार्बामेट्स, ओफिनॉल, कैप्टन और फिर रोडेस्टिसाइड्स
स्ट्राइकाइनीज, सोडियम फ्लोरो एसीटेट, नोरबोरमाइड, ये कीटनाशकों के प्रयोग की तालिका है। कृषि व्यर्थ, बायोमास, केमिकल, कृषि अवशेष यथा चावल की हुस्क आदि। केमिकल, कीटनाशकों के अवशेष, पदार्थों के जैविक अपघटन की तालिका है ये। उत्पादन, जैविक अपघटन का समय, जूट के उत्पादन 1 से 5 माह में होता है, कागज 2 से 5 माह, रस्सी 3 से 14 माह, संतरे के छिलके 6 माह अपघटन का, सिगरेट के टोटे 1 से 12 वर्ष, प्लास्टिक के उत्पाद थैले 19 से 20 वर्ष लगते हैं, चमड़े के जूते 25 से 40 वर्ष में निकलते हैं, और टीन के डिब्बे 50 से 10 वर्ष में, और कांच के उत्पाद 10 लाख वर्ष में। 10 लाख वर्ष में ये व्यर्थ हैं। देखिए कैसे, जैविक अपघटन, फूड, पेपर, वुड etc। अजैविक अपघटन, सिंथेटिक पॉलीमर, प्लास्टिक, रेजिन, विषैले खनन, मेडिकल, रेडियोधर्मी आदि। अविषैले भाप, बाष्पन आदि। जैविक मेडिकल, सर्जरी, सिरिंज, सुइयाँ, दवाइयाँ आदि। तो ये क्या है, व्यर्थ हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इसकी पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आपके अब जो क्वेश्चन बनने का पेपर है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है आपको इजी तो लगती है, थियोरेटिकल है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं पता है, तो ध्यान से पढ़ें, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें कॉल करके। नया चैप्टर है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण, यहाँ पर आपको पता ही है कि वायु में अवांछनीय पदार्थ मिल जाएं तो वह वायु प्रदूषण कहलाता है। यानी कि ऐसी हवा जो मानव जीवन व अन्य जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो, वायु प्रदूषण कहलाएगा। ठीक है, हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन आदि की एक निश्चित मात्रा होती है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी होती है। अगर किन्हीं कारणों से इनकी मात्राओं में परिवर्तन हो जाए तो ये जीव जंतुओं, मनुष्यों एवं वनस्पतियों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इस हवा के मिश्रण में अवयवों की अनुचित मात्रा हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, क्या, इस हवा के मिश्रण में अवयवों की अनुचित मात्रा हो जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ये भी आपको पता ही है। ठीक है, तथा ताप भी ट्रोपोस्फियर तक कम होते होते फिर अधिक होना शुरू हो जाता है। वायुमंडल का भार लगभग 4.5 × 10⁵ मीट्रिक टन तथा इसका घनत्व कितना होता है, 0.0013 ग्राम पर मीटर क्यूब है। ऊंचाई के साथ साथ इसका घनत्व घटता जाता है। पृथ्वी पर जीवन यापन के लिए वैसे तो शुद्ध वायुमंडल के सभी अवयवों का प्रमुख रोल है, परंतु O2 व CO2 प्रमुख रूप से जीवनदायक माने गए हैं। इन गैसों के वायुमंडल में परागकण, धूल कण, नमी, कुछ अन्य बैक्टीरिया वगैरह भी नापे जाते हैं, परंतु इन सब का असर मानव जीवन पर तब तक नहीं पड़ता जब तक कि ये निर्धारित सीमा के अंदर रहते हैं। प्राकृतिक कारणों एवं मानवीय क्रियाकलापों की वजह से वायुमंडल गैसों के संगठन में परिवर्तन हो जाता है जो वायुमंडलीय जीवन में प्रतिकूल असर पैदा करते हैं। वायुमंडलीय गैसों का संगठन निम्नवत है। तो ये आप संगठन आपने पता ही है आपको कि कौन कौन सी गैस कितने % पाई जाती है। ओके, तो ये गैस हैं, आयतन प्रतिशत में है। नाइट्रोजन 78%, 0.09% होती है। ऑक्सीजन 20.94 या इक्वल टू इज अबाउट टू कितना हो जाता है, लगभग 21%। इस तरीके से ये गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, वायुमंडलीय औसत संगठन, एवरेज कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एवरेज कंपोजिशन है, जैसे नाइट्रोजन का कंपोजिशन बाई वॉल्यूम ppm में कितना जाएगा, 7,80,900। ऑक्सीजन का 2,09,500। इस तरीके से इसका वेटेज हो जाएगा। अब है प्रदूषण के सामान्य स्रोत। तो प्रदूषण के सामान्य स्रोत क्या क्या हैं, तो वायु प्रदूषण के सामान्य स्रोत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, ऑटोमोबाइल एवं मशीनों के कारण होता है। दूसरा, धुआं एवं ग्रिड के कारण। तीसरा, धूल। चौथा, कृषि कार्य। ये पढ़ते रहें आप, ठीक है, क्योंकि
समय कम है, इस वजह से कृषि कार्य, विलायकों का प्रयोग, मृत जीव जंतु एवं मलमूत्र से, नवीन परीक्षणों एवं अनुसंधानों से, प्रदूषण के स्रोत, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, प्राकृतिक स्रोत हैं, ठीक है, जैसे हवा का चलना, लैंडस्लाइड्स, वल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी का फूटना, साइक्लोन्स, थंडर, लाइटनिंग, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन और टेम्परेचर आदि ये क्या हैं, सोर्स हैं, ठीक है, मानवीय गतिविधियां हैं, प्राकृतिक स्रोत हो जाते हैं, ठीक है, हवा का चलना हो गया, भूस्खलन हो गया, ज्वालामुखी का फटना हो गया, चक्रवात हो गए, गरज हो गई, ऑक्सीकरण हो गया, कार्बनीकरण हो गया, जलयोजन हो गया, ये सब क्या हैं, वायु प्रदूषण के कारण हैं। तापमान, मानवीय गतिविधियों में देखें तो कौन कौन सी गतिविधियां हैं, वनों का कटाव मानवीय गतिविधि है, ईंधन का जलाना, निर्माण, है ना, ढाना, वाहन, उद्योग धंधे, विस्फोट, फुहारना, जनसंख्या, ये सब क्या है, मानव की गतिविधियों के द्वारा प्रदूषण होता है इनसे, ठीक है। विभिन्न प्रदूषण स्रोतों से जनित सामान्य प्रदूषण की मात्रा, स्रोत और प्रतिशत, विभिन्न वायु प्रदूषण के स्रोतों से जनित सामान्य प्रदूषण की मात्रा कितनी है, विभिन्न वाहनों से ईंधन के दहन द्वारा 42% होता है, स्थिर स्रोत पर ईंधन के दहन द्वारा 20%, औद्योगिक रूप से 15%, वनों की आग से, दवा नल से 8%, ठोस व्यर्थ पदार्थों के निस्तारण में 5% और अन्य से 10%। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।